नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। महंगाई काबू में, लेकिन आरबीआई ने नहीं बदली ब्याज दरें। FY25 जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7% पर बरकरार, लेकिन अब यूपीआई के जरिए एटीएम से कैश डिपॉजिट करने की मिलेगी सुविधा। आरबीआई पॉलिसी के बाद बाजार में बड़ी रफ्तार। एचडीएफसी बैंक के दम पर बैंक निफ्टी नए शिखर के करीब पहुंचा। निफ्टी फ्लैट, लेकिन मिड और स्मॉल कैप में अच्छी खरीदारी। पाकिस्तान में भारत की तरफ से टारगेटेड किलिंग वाली गार्डियन की रिपोर्ट को रक्षा मंत्री राजनाथ ने किया खारिज, लेकिन कहा आतंकवाद बर्दाश्त नहीं, घर में घुसकर मारेंगे। पीओके को भी बताया भारत का हिस्सा। न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ देखिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आज रात 8 बजे। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। एमएसपी कानून, किसान कर्ज माफी और जातीय जनगणना की गारंटी। गरीबों को सालाना 1 लाख रुपए की मदद का ऐलान। राजस्थान के रण में पीएम मोदी ने भरी हुंकार। चूरू से किया राजस्थान में चुनावी शंखनाद। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी किया प्रहार। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर जीएसटी के सभी मामलों की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट करेगा। केस ट्रांसफर को मंजूरी। 27 से ज्यादा याचिकाएं हैं लंबित। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के साथ। आज रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट को नहीं बदला। आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि पॉलिसी के 5 सदस्यों ने रेपो रेट नहीं बदलने के पक्ष में वोट किया, जबकि एक सदस्य ने रेट कट का पक्ष लिया है। इसके साथ ही फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7% पर बरकरार रखा गया है। साथ ही फाइनेंशियल ईयर 2025 में रिटेल महंगाई के अनुमान को भी 4.5% पर बरकरार रखा गया है। तो पॉलिसी पर क्या कुछ कहा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने, आइए आपको सुनाते हैं। After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the Reserve Bank MPC decided by a majority of 5-1 to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Since the last policy, the growth inflation dynamics have played out favorably. Growth has continued to sustain its momentum, surpassing all projections. As the uncertainties in food prices continue to pose challenges, the MPC remains vigilant to the upside risks to inflation that may derail the path of disinflation. The MPC therefore decided to keep the policy rate unchanged at 6.5% in this meeting and also remain focused on withdrawal of accommodation. Notwithstanding the cut in petrol and diesel prices in mid-March, the recent uptick in crude oil prices, especially in the recent few days, they need to be very closely monitored. CPI inflation for the current year 24-25 is projected at 4.5%, with Q1 at 4.9%, Q2 at 3.8%, Q3 at 4.6%, and Q4 at 4.5%. The risks are evenly balanced. High and persistent food inflation could unhinge anchoring of inflation expectations, which is underway. तो आरबीआई ने दरें नहीं बदली, लेकिन एक बड़ा जो ऐलान आज हुआ है वो ये कि अब यूपीआई के जरिए भी आप एटीएम मशीन में कैश जमा करा सकते हैं। कैसे करेगी ये सुविधा पूरा काम, और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण जी बताएं, ये जो नई सुविधा है ये किस तरह से काम करेगी?
देखिए, बहुत ही कह सकते हैं कि कंज्यूमर फ्रेंडली आरबीआई का कदम है। दरअसल अभी क्या होता है कि जब भी आप किसी मशीन में जाते हैं जहां पे कैश डिपॉजिट करना होता है, वहां पर अगर आप अपने अकाउंट में जमा करते हैं तो आपको अपना एटीएम कार्ड लगाना पड़ता है और स्वैप करने के बाद फिर बाकी डिटेल भरने के बाद अपना पैसा जमा करते हैं। अब आरबीआई कह रहा है कि आपको अपने डेबिट कार्ड लगाने, एटीएम कार्ड लगाने की जरूरत नहीं है। आप बगैर एटीएम कार्ड के ही, डेबिट कार्ड के ही आप अपना पैसा जमा कर सकते हैं कैश डिपॉजिट मशीन में। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ करना ये होगा कि अपने मोबाइल में यूपीआई ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर आप जाइए उस मशीन में जहां पे यूपीआई एनेबल किया गया है। अभी जो कैश डिपॉजिट मशीन है उसमें यूपीआई के लिए सुविधा अभी तक सॉफ्टवेयर उस हिसाब से डेवलप नहीं किया गया है। अब आरबीआई के इस फैसले के बाद सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। फिर आप जैसे उस कैश डिपॉजिट मशीन पर जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप क्या यूपीआई के जरिए पैसा जमा करना चाहते हैं। आप उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे एक बार कोड, आपको क्यूआर कोड वहां पे सामने आएगा। जैसे वो क्यूआर कोड आएगा, आप अपने मोबाइल से उस क्यूआर कोड को जो कैश डिपॉजिट मशीन पर दिख रहा है उसको स्कैन करेंगे यूपीआई ऐप में स्कैनर खोल करके। यूपीआई ऐप के स्कैनर से कैश डिपॉजिट मशीन पर आ रहे बार कोड को जैसे आप स्कैन करेंगे, डिटेल सारी आपकी आ जाएगी। उसके बाद पैसा जमा करने वाला जो बॉक्स होता है वो शटर वहां पे खुल जाएगा। आप वहां पे कैश डिपॉजिट करिए, कैश डिपॉजिट करने से कंटिन्यू दबाएंगे, कैश आपको काउंट करेगी मशीन और फिर बताए कि आपके अकाउंट में इतना पैसा जमा हो रहा है, क्या ये सही है। आप जैसे ओके कहेंगे तो पैसा आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। पूरे प्रोसेस में कहीं आपको अपने एटीएम कार्ड की जरूरत नहीं है, ना तो उसके पासवर्ड की जरूरत होगी। ये इसकी खासियत होगी, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। जैसे इस कैश डिपॉजिट मशीन को अपडेट किया जाएगा ये संभव हो सकेगा। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब आपको बताते हैं मार्केट अपडेट के बारे में। आज आरबीआई पॉलिसी के दिन बाजार में दायरे में कारोबार रहा। निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई, लेकिन बैंक निफ्टी नए शिखर के करीब पहुंचा। पूरा हाल मार्केट का समझते हैं अब सुमित से। तो सुमित, आपसे जानना चाहेंगे कि आज किन सेक्टर्स में एक्शन और किन सेक्टर्स में सुस्ती रही? देखिए, आज मार्केट्स का अगर ओवरऑल सिचुएशन देखें तो वैसे तो बाजार दायरे में ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन एक अच्छा अपमूव आपको दिखाई पड़ा बैंकिंग स्पेस के अंदर। पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स आएंगे, जहां पर कोटक महिंद्रा बैंक में खरीदारी थी, एसबीआई में एक अच्छा अपमूव आता हुआ दिखाई पड़ा। साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक लगातार 7वां दिन जबकि चला। बजाज फिनसर्व एक और नाम जहां पर खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में ग्रासिम 1.5% 2% नीचे रहा, अल्ट्राटेक सीमेंट 2% नीचे रहा, एलएनटी 1.5% नीचे रहा और बजाज ऑटो करीब 1.5% के आसपास बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में आईएफएल फाइनेंस वापस 13% ऊपर, आवास फाइनेंशियल करीब 10% ऊपर, एनबीसीसी 9.5% ऊपर और एनसीसी भी करीब 7% के आसपास की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। गिरने वाले शेयरों में बिरला सॉफ्ट 4% नीचे, वेरॉक करीब 3% नीचे, जेके लक्ष्मी सीमेंट 3% नीचे और साथ ही साथ श्नाइडर भी रफली 3% के आसपास की बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आज बैंक्स का दिन था तो उसमें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचडीएफसी बैंक जहां पर एक जोरदार तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। तो इन सभी शेयरों पर आपको नजर बनाकर रखनी होगी। शुक्रिया सुमित इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं सोने की कि सोने की कीमतें 7वें आसमान पर हैं। बाजार में खरीदार गायब है और इंडस्ट्री परेशान है। ऐसे में आपको क्या अभी सोना खरीदना चाहिए या फिर इंतजार करना चाहिए? इसी पर देखिए अब तक का सबसे बड़े पैनल के साथ हमारी खास पेशकश गोल्ड एट 70K, खरीदे या करें इंतजार, आज शाम 4:27 पर। चुनाव से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को सबसे बड़ा इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में राजनाथ ने इस वक्त के सबसे गर्म मुद्दों पर करारा जवाब भी दिया है। कल ब्रिटिश अखबार गार्डियन ने यह दावा किया था कि भारत की खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान में 20 लोगों की हत्या करवाई है। राजनाथ सिंह ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कोई आतंकी किसी पड़ोसी देश से हमारे यहां आतंक फैलाएगा, चाहे वो पाकिस्तान से ही क्यों ना हो, तो हम घुसकर आतंकियों को मारेंगे, आतंक का खात्मा करेंगे। सुनिए। अभी कल ही जो है गार्डियन, फॉरेन पब्लिकेशन है गार्डियन, उसमें एक आर्टिकल आया है। उसमें कहा है, उस आर्टिकल ने कहा है कि जो है भारत ने पाकिस्तान की धरती में 20 लोगों को, 20 इंडिविजुअल्स को, टेररिस्ट को जो है पिछले कुछ सालों में मारा है, उन्हीं की धरती में जाके मारा है। और जो है इस पर तमाम क्या कहते हैं, उन्होंने बहुत रिसर्च की है, बहुत लोगों से बात की है। ये पहले हम लोगों के बारे में कनाडा में भी बोला गया, यूएस में भी ये चर्चा हुई पहले, पर पाकिस्तान की ये नई चर्चा है, 20 लोग। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि ये क्या
उस आर्टिकल में ये भी कहा है कि जो है भारत जो है केजीबी और मुसाद से जो है काफी इन्फ्लुएंस्ड है, तो उनकी भी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ वगैरह इस तरीके का काम कर रही है। कोई स्लीपर सेल है यूएई में, उसने जो है इसमें उसका रोल रहा है। और 20 लोगों को, मतलब एक आध लोग नहीं, 20 टेररिस्ट को जो है हमने कुछ सालों में मारा है। 20 टेररिस्ट को मारा है? हाँ जी, मतलब टेररिस्ट कह लीजिए, लोगों कह लीजिए, पर वहां उनकी धरती में मारा है। कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से यदि भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहां पर ये आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। तो ये बात आप मतलब कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अब वो भारत नहीं रहा जो कि बगल में खड़े होकर तमाशा देखता रहेगा, घर में घुस कर मारेगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है, और यह ताकत है भारत की, और पाकिस्तान भी इसे समझने लगा है। वैसे भारत बराबर अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहता है, चाहे कोई भी हमारा पड़ोसी देश है। और आज देखा होगा आपने, पास्ट हिस्ट्री उठाकर देखिए कि आज तक न तो हमने दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है अथवा आक्रमण की कोई पहल की हो, कभी नहीं किया, और न तो दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर हम लोगों ने कभी कब्जा करने की कोशिश की है। यह भारत का चरित्र रहा है जी। लेकिन भारत को बार बार कोई आंख दिखाएगा, भारत में आकर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा कर देने की कोशिश करेगा तो उसकी खैर नहीं है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ राहुल जोशी का ये पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए आज रात 8 बजे। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पार्टी मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर पी चिदम्बरम और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। इस घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटियां शामिल की गई हैं। ये गारंटियां अलग अलग वर्गों जैसे युवाओं, महिलाओं, किसानों और श्रमिकों के लिए तैयार की गई हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी पीएम मोदी पर निशाना साधा। पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट इलेक्टोरल बॉन्ड्स में लिखी हुई है। तो नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पकड़ा दी है। तो इसीलिए थोड़ा टेरर हो रहा है उनको, इसीलिए नंबर निकला है 400 पार। इसलिए ये महाराष्ट्र में हमारे नेता ले जा रहे हैं, हरियाणा में सब जगह हमारे नेता ले जा। राजस्थान के रण में भी सियासी गर्मी बढ़ने लगी है। चुरू में प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। अब की बार 400 पार का नारा दोहराते हुए पीएम मोदी ने अपनी सरकार की योजनाएं गिनाई और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी प्रहार किया। पीएम ने कहा कि बीजेपी दूसरी पार्टियों की तरह सिर्फ घोषणा पत्र जारी नहीं करती। विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 10 साल पहले देश की हालत खस्ता थी। कांग्रेस के बड़े बड़े घोटालों और लूट की वजह से अर्थव्यवस्था मरा गई थी और करोड़ों गरीबों के सिर पर छत तक नहीं थी। भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। 2019 में हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था उसके ज्यादातर संकल्प पूरे हो चुके हैं और 2 साल कोविड के संकट के बावजूद भी मोदी ने आपको जो वादा किया था वो वादा पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। 10 साल पहले तब देश कितनी खस्ता हालत में था। कांग्रेस के बड़े बड़े घोटालों और लूट के कारण अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। दुनिया में भारत की साख गिरती जा रही थी। आजादी के इतने दशक बाद भी देश के लोग
जीवन की छोटी छोटी जरूरतों के लिए जूझ रहे थे। करोड़ों गरीबों के सर पर छत नहीं थी। आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। संजय सिंह ने शराब घोटाले के पीछे भाजपा का हाथ बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया है और इस साजिश में बीजेपी के बड़े नेता शामिल हैं। संजय सिंह ने आगे कहा कि राघव मंगुटा के कई बार अपने बयान बदलते हुए दिखाई दिए हैं। 10 फरवरी से 16 जुलाई तक 7 बयान लिए गए। इनमें से 6 बयानों में उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा, लेकिन 16 जुलाई को 7वें बयान में उन्होंने अपना रुख बदल लिया और साजिश का हिस्सा बन गए। उसमें भी पूछा जाता है 6 बयान में अरविंद केजरीवाल को जानते हो, अरविंद केजरीवाल ने कोई घोटाला किया है, अरविंद केजरीवाल पे कुछ बोलना है। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन 5 महीने की जेल के बाद वो टूट जाता है और 7वां बयान 16 जुलाई को उसका होता है और वो बदल जाता है। वो वही साजिश का हिस्सा बन जाता है। वहीं संजय सिंह के इस बयान पर बीजेपी के मनोज तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता बौखला गए हैं। देश में एक बहुत क्लियर सी लाइन है कि भ्रष्टाचारी क्या कह रहा है, आरोपी क्या कह रहा है, दैट डजंट मैटर। कोर्ट क्या कह रही है, जांच एजेंसी क्या कह रही है, गवाह क्या कह रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा मानना है कि इस समय आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो बौखलाए हुए हैं और वो कुछ भी सनसनी फैलाने के लिए कहते हैं। वहीं शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद आप नेता मनीष सिसोदिया ने आज विधानसभा क्षेत्र के लिए लोगों को चिट्ठी लिखी है। अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए लिखी गई इस चिट्ठी में मनीष सिसोदिया ने जेल से जल्द बाहर आने की बात कही है। उन्होंने बीजेपी पर जेल की राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा है कि एजेंसियों पर दबाव बनाकर लोगों को जेल में भरा जा रहा है। देश को विश्व गुरु बनाने के एजेंडे पर उन्होंने कहा कि देश विश्व गुरु जरूर बनेगा, लेकिन जेल की राजनीति से नहीं बल्कि शिक्षा की राजनीति से। मनीष सिसोदिया की चिट्ठी पर अब बीजेपी ने पलटवार भी किया है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि आप जेल में हैं और आप बाहर आने के और दोबारा मंत्री बनने के सपने छोड़ दीजिए। 1.25 साल से आप हर कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल है। इतना पैसा आप लोगों ने दिल्ली का लूटा और अब आप चिट्ठियां लिख के इमोशनल चिट्ठियां लिख रहे हैं। इसकी सजा मिलेगी। और आपने कहा हम जेल से फिर आएंगे, आप आओगे तो जरूर, लेकिन सजा पूरी करके आओगे। दोबारा आपको कभी सपना नहीं मिलेगा दिल्ली के लोगों की इस तरह से सेवा के नाम से लूटने का। ये सपना भूल जाना, ये दोबारा कभी आपको मिलने वाला नहीं है। चलिए अब बात करेंगे लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार की, जो कि इस बार पहले के मुकाबले काफी हटकर होता हुआ दिखाई देगा। इस बार मतदाताओं को लुभाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑग्यूमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल किया जाएगा। डिजिटल मीडिया फर्म्स का काम बढ़ गया है और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भी चांदी है। कैसे अलग होगा इस बार का चुनाव प्रचार, आइए देखते हैं। लोकसभा चुनाव में पार्टियों के वॉर रूम में इस बार एआई की बात हो रही है। बीजेपी ने एआई डबिंग तकनीक की मदद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों को देश की 8 भाषाओं में उपलब्ध कराया है। इसके जरिए पीएम मोदी रियल टाइम में अलग अलग राज्यों की जनता को उनकी ही मातृभाषा में संबोधित करेंगे। कांग्रेस एआई के जरिए अगर गांधी नेहरू जिंदा होते कैंपेन चलाने वाली है। इसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल सवालों के जवाब देते नजर आएंगे। एक और रोचक एआई प्रचार बंगाल में सीपीएम कर रही है, जहां एआई एंकर समता इलेक्शन कैंपेन में मदद करेगी। हाल ही में तमिलनाडु में डीएमके के नेता स्वर्गीय एम करुणानिधि का डी फेक अवतार भाषण देता नजर आया। इस बार चुनाव में पार्टियां डिजिटल मीडिया और एआई स्टार्टअप्स के साथ काम कर रही हैं। ट्रेडिशनल कैंपेनिंग पहले हम
80% पॉपुलेशन को पहुंचने के लिए करते थे। अभी जहाँ के ये उल्टा हो गया है, अभी 20% पॉपुलेशन जो है वो ट्रेडिशनल कैंपेनिंग से हम उनको अवेयर करा सकते हैं, और 80% पॉपुलेशन सेगमेंट जो है वो हम नए तरीकों से डिजिटल मीडिया, AI, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और व्हाट्सएप और गूगल के द्वारा हम पहुंच सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, सेफोलॉजिस्ट भी चुनाव प्रोडक्शन में AI की मदद ले रहे हैं। कई राजनीतिक दलों ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से भी हाथ मिलाया है और चुनाव के ठीक पहले आपको ये इन्फ्लुएंसर कैंपेन में नजर आएंगे। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत हो गई है और इन्फ्लुएंसर बड़ी ताकत हो गए हैं, तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह की चीज़ें चाहती हैं। मुझे बहुत सारे राजनीतिक पार्टी की तरफ से ऑफर आ रहे हैं और PR कंपनी की तरफ से और लोकसभा प्रत्याशी की तरफ से ऑफर आ रहे हैं अपने प्रमोशन के लिए। लेकिन सरकार से लेकर चुनाव आयोग तक सबकी बड़ी चिंता चुनाव में डीप फेक के इस्तेमाल को लेकर है। सरकार डीप फेक को लेकर एडवाइजरी ला चुकी है, लेकिन चुनावी माहौल में इसका पालन कराना एक बड़ी चुनौती होगी। AI और सोशल मीडिया चुनाव प्रचार को रोचक तो बना रहे हैं, लेकिन इसके गलत इस्तेमाल से सावधान रहने की जरूरत भी है। लखनऊ से कमलेश के साथ रोहन सिंह, दिल्ली। चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा टॉपिक के बारे में। अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो आपका डेटा खतरे में है। जी हां, सरकार ने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए हाई अलर्ट वार्निंग जारी की है। क्या है ये चेतावनी और कैसे करें इससे अपने फोन का बचाव, इस पर आज कंज्यूमर अड्डा में करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर। है अब कुछ और खबरें। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर 28% GST लगाने से जुड़ी याचिकाओं पर जल्दी फैसला हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़ी हुई सभी याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर करने को मंजूरी दे दी है। तो इस खबर पर अब ज्यादा डिटेल्स के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा के पास। तो असीम, बताएं क्या है पूरी खबर। पिछले साल सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों से 28% GST वसूलने का फैसला किया था और ये 28% GST रेट्रोस्पेक्टिव लगाया गया था, यानी कि कंपनियों को अक्टूबर 2017 से ये GST देना था। सरकार ने अब तक ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को 74 डिमांड नोटिस भेजे हैं और 1,12,000 करोड़ रुपए की डिमांड कंपनियों के आगे रखी है, लेकिन कंपनियों ने सरकार की इस डिमांड को डिफरेंट हाई कोर्ट्स के अंदर चुनौती दी है। अब ये करीबन 27 याचिकाएं देश की डिफरेंट हाई कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पे की याचिका दायर की थी और कहा था कि जितनी भी याचिकाएं हाई कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग है उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर ट्रांसफर कर लिया जाए और सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने इसको मंजूरी दे दी है और केंद्र सरकार से कहा है कि अब आप अप्रैल एंड तक इस पूरे मामले में अपना जवाब दाखिल कीजिए। जवाब दाखिल होने के बाद 1 मई से इस मामले की सुनवाई होगी। तो उम्मीद यही है कि अब इन सारे केसेस का निपटारा जल्द हो पाएगा। ओके असीम, एक और खबर पर आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि सरकार 5G सेवाओं से लैस डिजिटल मॉडल गांव बनाने की तैयारी कर रही है। दिल्ली NCR के पास पहला डिजिटल गांव भी बनने जा रहा है। ये इस पर क्या कुछ ज्यादा डिटेल्स आपके पास है, बताएं। टेलीकॉम कंपनियां बहुत तेजी से 5G ग्राहक शहरों के अंदर जोड़ रही हैं। अब तक 18 करोड़ लोग 5G सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सरकार ये चाहती है कि जो 5G क्रांति है वो गांव तक भी पहुंचे। तो सरकार इसके लिए एक मॉडल गांव बनाने की तैयारी कर रही है। इस गांव के अंदर इस 5G सेवाओं से किस तरह से क्रांति आ सकती है उसका सारा शोकेस किया जाएगा। खासतौर पर कि कृषि के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में और एजुकेशन के क्षेत्र में उस गाँव को पूरी तरह से कनेक्ट किया जाएगा। कृषि की अगर मैं बात करूँ तो जो भी फसलें होंगी किसान उसकी मिट्टी की गुणवत्ता आसानी से सेंसस के जरिए जान पाएंगे। 5G के जरिए आसानी से अपना इरिगेशन कर पाएंगे। घर बैठे उनको कहीं मूव नहीं करना पड़ेगा। एजुकेशन में डिजिटल बोर्ड्स जोड़े जाएंगे जहां पर वर्चुअल पढ़ाई वो भी शुरू की जाएगी और हेल्थ में जो 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस है वहां रखी जाएगी और जो उनके हेल्थ प्राइमरी हेल्थ के जो चीजें हैं उनको वहां भी शोकेस किया जाएगा। तो सरकार ये चाहती है कि एक गाँव का मॉडल तैयार किया जाए और इसलिए के लिए सरकार ने जो टेलीकॉम कंपनी उससे बातचीत भी कर ली है। अप्रैल के अंत तक ये गांव तैयार हो जाएगा और उसके बाद सरकार दूसरे इस गांव को शोकेस करके दूसरे गांव को भी प्रेरित करेगी कि आप भी 5G सेवाओं का इस्तेमाल करें।
शुक्रिया सीम, इन दोनों ही खबरों पर हमारे दर्शकों को विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। एक साल में हमारी और आपकी भोजन की थाली महंगी हुई है या सस्ती? आप कहेंगे कि महंगी ही हुई है, लेकिन क्रिसिल की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आपकी बात आधी सच है और आधी गलत। थालियों की महंगाई पर क्रिसिल रिसर्च की ये कहानी बता रहे हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह। जी, आपकी थाली महंगी हुई है या सस्ती हुई है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पिछले एक साल में आपकी थाली पर महंगाई का थोड़ा सा झटका पड़ा है, लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपकी थाली थोड़ी सस्ती हुई है। ये कहना है क्रिसिल का, जो कि थाली इन्फ्लेशन के ऊपर रिपोर्ट लेके आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेजिटेरियन थाली की, जो कि पिछले एक साल में 7% महंगी हुई है। अगर हम बात करें पिछले साल की, 2023 में एक औसत जो थाली है उसकी कीमत हुआ करती थी 25 रुपए 50 पैसे, जो कि मार्च 2024 में बढ़कर 27 रुपए 30 पैसे हो गई है। अब ये महंगाई हुई क्यों है, तो कंपोनेंट्स देखते हैं जो थाली में हमारी चीजें होती हैं। प्याज की कीमत सबसे ज्यादा बढ़ी है 40%, जो सलाद में भी इस्तेमाल होता है, सब्जियों में भी इस्तेमाल होता है। यही बात हाल टमाटर का भी है 36%। आलू तमाम सब्जियों में इस्तेमाल होता है, 22% बढ़ोतरी हुई है इसकी कीमत में। चावल में 14% की बढ़ोतरी हुई है इसकी कीमत में, और दाल भी 22% बढ़े हैं। और यही कारण है कि जो आपकी ओवरऑल थाली है वो महंगी हो गई है। अब बात करते हैं हम नॉनवेज थाली की। तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको 7% गिरावट देखने को मिली है उसकी कीमत में, यानी कि सस्ती हुई है आपकी नॉनवेज थाली। और उसके पीछे कारण क्या है, तो सबसे बड़ा कारण ये है कि जो नॉनवेज के कंपोनेंट्स होते हैं वो सस्ते हुए हैं। मार्च 2023 की हम बात करें तो 59 रुपीज 20 पैसे ये प्रति प्लेट कीमत थी एक नॉनवेज थाली की। वही अगर इस पिछले महीने की हम बात करें तो 54 रुपए 90 पैसे हुए हैं, जो कि कम है पिछले साल के मुकाबले में। तो ये एक गिरावट देखने को मिली। और ऐसा हुआ क्यों है, तो चिकन की कीमत गिरी है, 16% तक गिरावट हुई है पिछले एक साल में चिकन की कीमत में। और वही कारण है कि जो आपकी नॉनवेज थाली है वो सस्ती हुई है। तो चलिए, फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहे, CNBC आवाज से जुड़े रहे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।